नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 23 जून है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी प्रकार की अगर सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप उसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो द हिंदू से संबंधित है। तो ये कहता है भी कैन ए शॉर्ट मेडिकल्स जो कोर्सेज होते हैं वो सॉल्व कर सकती है जो रूरल डॉक्टर हैं, रूरल क्षेत्रों के अंदर जो डॉक्टर हैं उनकी शॉर्टेज को, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो डॉक्टरों की कमी है, क्या वह जो छोटे जो कोर्स होते हैं वो कोर्सों के माध्यम से केवल हम उनकी जो ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात में इनके जो कुछ सोल्यूशन है वो सारे के सारे सोल्यूशन इस आर्टिकल के अंदर दिए गए थे। भी केवल और केवल आप यानी डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाकर इस क्षेत्र को आप इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, आपको अन्य कुछ भी कार्य करने होंगे। ठीक, तो इस आर्टिकल के अंदर कहता है भी तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए जो केवल और केवल डॉक्टरों की उपस्थिति ही मात्र समाधान नहीं हो सकता, अन्य समाधान है उन पर भी हमें बल देने की क्या है आवश्यकता है। जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक नहीं होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार के जो डॉक्टर हैं उनको भी हमें क्या करना होगा, उनको प्रोत्साहन देना होगा। साथ साथ डॉक्टरों को हम अनिवार्य कर सकते हैं भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वह अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं दें। ठीक है, भी प्रोत्साहन की कमी डॉक्टरों को ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में काम करने के प्रति प्रेरित कर सकती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो शहरी और जो ग्रामीण विभाजन है, कैसे भी जो शहरी क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार से जैसे हम कहते हैं भी जो सुविधाएं हमें मिलती हैं वह सुविधाएं हमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नहीं मिल पाती है, चाहे वो सड़क की हो, ठीक है, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, इस प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उसका क्या होता है, अभाव होता है, जिसके कारण भी क्या करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो कहता भी शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य जो सुविधाओं की जो बुनियादी ढांचा वो अधिक होता है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में, और इसलिए जो चिकित्सक पेशेवर होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में रहने में ज़्यादा अपनी रुचि दिखाते हैं, या ज़्यादा जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो शहरी क्षेत्रों में ही रहना ज़्यादा वो पसंद करते हैं। ठीक है, और साथ से हम कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो थोड़े अशिक्षित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भी वो यानी डॉक्टर को उनको बहुत विस्तार से समझाना पड़ता है कोई चीज़, जबकि जो शहरी क्षेत्रों में जिनको समझाने से संबंधित उनके जो कह सकते हैं जो एक प्रकार से जो उनको जो एफर्ट है वो थोड़ा कम लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये भी कह सकते हैं एक कारण हो सकता है भी डॉक्टरों का शहर ग्रामीण क्षेत्रों में न जाना। ठीक, अगला कहता है शहर में जो एक प्रकार से जो पले बड़े जो डॉक्टर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के भी इच्छुक नहीं होते हैं, यानी ऐसे डॉक्टर जो कि जिनका जो परवरिश है वो शहरी क्षेत्रों के अंदर हुई है, मगर वो अपनी जो सेवाएं होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जो डॉक्टर का जो ऐसे डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिनकी परवरिश हुई है वो भी कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर क्या करते हैं, जो स्वास्थ्य सुविधा देने से हिचकिचाते हैं, वो भी शहरों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनमें से कई के पास तो यानी क्या कहते हैं भी इसका जो कारण है कैसे भी कई के पास जैसे उचित बिजली नहीं होना, सड़क न होना, कनेक्टिविटीज़ नहीं होना, पानी की व्यवस्था नहीं होना, बुनियादी सुविधाएं नहीं होना। ठीक है, तो ये सारे के सारे अभाव होते हैं जो कहीं न कहीं जो डॉक्टर की जो रुचि है वो शहरी क्षेत्रों की ओर ज़्यादा होती है और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कम होती है। इसके अलावा जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा डॉक्टरों को केवल जो तृतीय देखभाल यानी जहाँ ऑपरेशंस वगैरह आते हैं या फिर बड़े लेवल की सुविधाएं आती है वो सारी के सारी क्या करते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि जो प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की जो क्रियाएं होती है उनके लिए उनको अलग से प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। ठीक है, तो जो डॉक्टर का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाकर केवल और केवल प्राथमिक सुविधाओं के अंदर कार्य करता है, तो उसमें वह कहीं ना कहीं क्या करता है भी अपना एक मान सम्मान के तौर पर भी देखता है भी ये कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा है उसका भी अपमान समझता है वह। ठीक है, तो फिर भी वह उसके अंदर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। ठीक है, और इसलिए चिकित्सा पेशेवरों के क्षेत्र में रहने की रुचि भी वह नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की जो ट्रेनिंग है वो हमें अलग अलग कराने की क्या है आवश्यकता है, ताकि जो प्राथमिक क्षेत्र वाले जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से डॉक्टर है जो यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपनी सुविधा दे, द्वितीय क्षेत्र वाले और जो तृतीय क्षेत्र वाले हैं वो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पर अपनी सेवाएं दे। ठीक है, तो इसलिए जो कोर्स है उनको भी हमें डिवाइड करने की आवश्यकता है।
साथ ही साथ जो आय का अभाव होता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी आय होती है वो काफ़ी कम होती है, या उनके पास जो सोर्सेज होते हैं जो लाभ कमाने के वो भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसकी तुलना में वो भी क्या करते हैं, भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना क्या करते हैं, कहीं कहीं अपनी रुचि कम रखते हैं। ठीक है, जबकि जो शहरों की तुलना, शहरों में ये इनकी जो आय का जो स्रोत है वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, और जो एक मुख्य कारण जो सरकार के द्वारा जो कम खर्च किया जाता है, यानी जो स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उसके अंदर सरकार जीडीपी का 2% से भी क्या करती है, कम खर्च करती है। वह भी एक मुख्य कारण होता है भी, जो कहीं कहीं जो इतना क्षेत्र मान लो स्वास्थ्य के अंदर किया जा रहा है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो और ज़्यादा कम हो रहा होगा, जिसके कारण धन न होना या सरकारी खर्च न होना, वह भी कहीं ना कहीं डॉक्टर को ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से बाधित करते हैं, या वो उनको जाने के इच्छुक नहीं बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनका भी अभाव इसके अंदर पाया जाता है, जैसे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, या अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होना। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, उनको एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जाने के लिए रोकता है। जैसे कई स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे पानी, बिजली की आपूर्ति यहाँ पर नहीं होती। इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया, अभी बिहार के अंदर जो हमारे जो पब्लिक हेल्थ जो सेंटर्स होते हैं उनमें पानी तक की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, और ना ही वहाँ पर बिजली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी डॉक्टर वहाँ पर कार्य करने के इच्छुक क्यों होगा। ठीक है, और ऐसा ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जो 20% जो पब्लिक हेल्थ जो सेंटर है वहाँ पर, और केरल के अंदर 16% पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर जल की आपूर्ति नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं न मिलने के कारण भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये जो यानी जो शहरी क्षेत्र है उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, तो एक तो हम इसके अंदर कह सकते हैं हमारी जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको हम बढ़ावा दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस प्रकार से हम बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, अभी जो डॉक्टरों की जो कमी है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। साथ ही साथ इसके अंदर जो डॉक्टरों की संख्या भी हम बढ़ा सकते हैं, अवसंरचना है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करें। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई डॉक्टर है उनको अनिवार्य कर दिया जाए भी उनको कुछ वर्षों के लिए वहाँ पर अपनी सेवा देनी ही देनी है, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो डॉक्टर हैं उनका अलग से प्रशिक्षण किया जाता है। जिस प्रकार से हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं उनको अलग से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है वह सार्वजनिक क्षेत्र है उनको भी आपस में मर्ज कर दिया जाना चाहिए, उनको मिला दिया जाना चाहिए, ताकि क्या हो भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो और बेहतर प्रदान करवाई जा सके। जिस प्रकार से जो आयुष्मान भारत योजना है उस प्रकार से और योजनाएं भी चलाई जानी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो प्रेफर करती हो, या जिस प्रकार से जो नए नए हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा जो पीपी जो मॉडल है, पीपीपी मॉडल है, जो निजी सार्वजनिक भागीदारी जो मॉडल है, उस मॉडल के तहत हमें हॉस्पिटल वगैरह जो उनका निर्माण करवाना चाहिए या बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये कब कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो हमारी जो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो 60% आबादी रहने वाली है, जो कल्याण का मुख्य कारण होता है स्वास्थ्य, उससे हम निजात पा सकते हैं। ठीक है सॉरी, तो ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और ये सारे जो मेजर कारण हैं जिनकी वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल अब हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें कहता है भी जो हर किसी की जरूरत है भारत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भी, अभी हाल ही में के अंदर क्या हुआ, जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अमेरिका की यात्रा पर हैं। ठीक है, तो जो जितने भी बड़े देश हैं उन सब की जो नज़र है वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय यानी जो मोदी जी की इस यात्रा पर लगी हुई है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर कहता है अभी जो हर कोई है, कोई भी देश है, चाहे वह चीन है, अमेरिका है, रूस है, या फिर छोटे देश हैं, सबके लिए क्या है भी भारत की एक अलग आवश्यकता है। सबको क्या है भी भारत की अपने हितों के अनुसार उनकी आवश्यकता है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका चीन के काउंटर के रूप में भारत को देखता है भी आने वाले भविष्य के अंदर चीन का एक प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य कर सकता है भारत अमेरिका के लिए। ठीक है, और चीन देखता है भी जो अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए भारत जैसे देश है भारत को रूस और चीन के साथ आकर काम करने की बात करता है। ठीक है, और भारत एक काफ़ी बड़ा बाजार भी है, इसलिए कहीं न कहीं जो सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके जो नज़र है वो भारत पर बनी रहती है। जिस प्रकार से ये कार्टून भी बनाया गया है तो ये हमारे मोदी जी हैं और ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से क्या कर रहे हैं भी लोभान प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। तो क्या कहता है भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत है वो विश्व की सबसे तेज गति करने वाला एक राष्ट्र है।
तो ऐसे में भी क्या होता है कि जो अन्य जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो भारत की तरफ देखती है, यहाँ पर निवेश करना ज़्यादा पसंद करती है। वहाँ के जो निवेशक होते हैं यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहाँ से लाभ कमाने की उनको ज़्यादा संभावना होती है। इसके अंदर जैसे अमेरिका के जो देश हैं, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वह भी चाहते हैं कि जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको रोकने के लिए भारत उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है। और कहीं न कहीं जो अमेरिका और यूरोप जो कि कहीं न कहीं जो हिंदी चीनी और भारत को सप्लाई चेन के रूप में भी देखते हैं। जिस प्रकार से जो चीन है वो क्या करता है, भी पूरे विश्व की सप्लाई चेन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी उपलब्ध करवाता है, जबकि वह देख रहे भी चीन की तुलना में भारत एक ऐसा देश बन सकता है जो कि एक सप्लाई चेन के रूप में कार्य कर सकता है, यानी चीन के विकल्प के रूप में उसमें देखते हैं। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, भी आप क्या करें, भी भारत के अंदर अगर आकर क्या करें, प्रोत्साहन, यानी आप अपना व्यापार करें। ठीक है, यानी एक चीन के विकल्प के रूप में अभी देख रहे हैं अमेरिका जो राष्ट्र है। ठीक है, साथ साथ जो अमेरिका और यूरोप के जो नेता ने अपनी कंपनियों को यही चीज़ है, भी कंपनियों को यहाँ पर स्थानांतरित होने के लिए उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ तो भारत में ऐसे प्रशिक्षित जो श्रमिक, यानी जो कम, यानी आप कह सकते हैं एक प्रकार से जो लो आय वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर क्या करते हैं, भी इनको रखना पसंद करते हैं। यहाँ के जो श्रमिक हैं वो थोड़े सस्ते हैं, ताकि उनको ज़्यादा लाभ यहाँ से प्राप्त हो सकता है। यहाँ के जो यानी जो लोग हैं वो काफ़ी प्रशिक्षित हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी वगैरह से ज्ञाता है। तो यहाँ से हमें एक अच्छे प्रशिक्षित जो श्रम भी या बल भी हुआ हमें मिल सकता है, और हमें अच्छे लाभ में मिल सकते हैं, और भारत एक काफ़ी बड़ा बाजार भी है। ठीक है, अगर हम भारत की ज़रूरत की बात करें तो भारत को क्या अपनी सामरिक जो शक्ति है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें हथियार वगैरह चाहिए, हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या करना भी, जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर अंकुश लगाने के लिए भी हमें क्या है, सामरिक को मजबूत करने की क्या आवश्यकता है। साथ ही साथ क्या भी भारत एक विकासशील देश है, तो उसको अधिक मात्रा में ऊर्जा की भी आवश्यकता है। उन ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भी अमेरिका जैसे देश है उनकी तरफ हमें देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ क्या है भी, हमें जो तकनीकी की जो सुविधाएं हैं उनके भी हमें क्या है, आवश्यकता है, यानी हमें क्या चाहिए, अमेरिका से टेक्नोलॉजी वगैरह भी चाहिए, तो इसके लिए भी हमें अमेरिका की ज़रूरत है। चीन के साथ हमारा जो व्यापार है, कहीं न कहीं जो चीन से हमें क्या है भी, जो सस्ते दामों पर हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिल जाती है, या सस्ते दामों पर हमें जो प्रोडक्टिव सब मिलते हैं, जिसकी वजह से कहीं के जो भारतीय अर्थव्यवस्था से यहाँ से बहुत सी चीज़ें हम क्या करें, खरीदते हैं। साथ ही साथ जो हमें जो ट्रांजिस्टर्स हैं, चिप्स हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं, चीन से खरीदते हैं, तो वो भी हमें क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से मदद कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो ज़रूरत है वो हमें क्या सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों देशों की ज़रूरत हमें भी पड़ती है। ठीक, और भारत है, भारत को क्या करना चाहिए, जो अपने जो हम कह सकते हैं भी, जो हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा की ओर लेकर जाना चाहिए। हमें जो हमारी जो रक्षा जो तकनीक है उसमें आत्मनिर्भरता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो उद्योग है उनको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमें जो तकनीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी स्वदेशी रूप में हमें विकसित करना चाहिए, और इन देशों की हमें अभी सहायता लेने की भी आवश्यकता है, और एक हमारे लिए काफ़ी वक्त है, अच्छा वक्त भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ जो अन्य देश हैं वो भारत की ज़रूरत है, उसके बारे में ये आर्टिकल सारे के सारे कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है वो हमारा कहता है भी, प्रतिनिधित्व की प्रतीक्षा के वे अति पिछड़ा वर्ग समाज। तो वैसे तो इस आर्टिकल के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उन्हीं से संबंधित सारी की सारी बातें कर दी गई थी, उनकी जातियों से संबंधित बातें थी, बिकॉज जो वो जाति क्या है, बिखरी हुई जातियाँ हैं। ठीक है, मगर साथ ही साथ क्या भी, जो जातियाँ हैं वो क्या अभी राजनीति और जातियाँ हैं वो एक दूसरे से पूरक बनी हुई है। मतलब हम देखते हैं भी, जिस क्षेत्र के अंदर क्या होता है भी, जो राजनीति यानी जो जाति ज़्यादा यानी रहती है उसी जाति के लोग होते हैं, या उसी का प्रतिनिधित्व चुना जाता है। जो अन्य जातियाँ होती हैं उनका क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं भी, एक प्रकार से उनको दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहता है भी, जो राजनीति और राजनीति को केवल और केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक स्वरूप को निर्धारण करती है। और इसी के साथ इसके अंदर जो हमारा जो मंडल आयोग है उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है भी, जो जिसके अंदर जिसने कहा भी, जो जाति जो चुनावी राजनीति को देखने को मिलता है, जो मंडल आयोग ने भी ये बात कही थी। और इसके अंदर जैसे शंकर जो नारायण थे उन्होंने कहा था भी, भारत में जाति सबसे बड़ा प्रमुख राजनीतिक दल होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसने जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो जाति है वो क्या है भी, छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर फैली हुई है।
ठीक है। एक तो इनके अंदर जैसे एकता का अभाव देखने को अंदर मिलता है, इनके अंदर एकता का अभाव नहीं है। साथ ही साथ क्या जो अन्य जो ये जो जातियाँ हैं वो क्या है भी जो कामगारी जातियाँ हैं, जो कुटीर उद्योग है या दस्तकारी प्रकार की जातियाँ हैं या जो बगानी जात प्रकार की जातियाँ हैं या मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो इनसे भी क्या होता है भी जो 1990 के अंदर जो वैश्वीकरण हमारा हुआ था, जिसकी वजह से हमने देखा था जो मशीनीकरण था उसका प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग था, इनके जो रोजगार की जो कीमत थी या उनकी जो आजीविका थी उन पर नकारात्मक प्रभाव इनसे पड़ा था। ठीक है। और साथ ही साथ जो इन जातियों का कहीं न कहीं एक स्वरूप न होने की वजह से भी इनके अंदर विविधताएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और इन जातियों का जो राजनीतिक भी इतने भी कह सकते हैं भी राजनीतिक तौर पर भी इनका जो भागीदारी है वो भी क्या है काफ़ी कम है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या भी सामाजिक न्याय का एक ऐसा ही मॉडल बनाया गया था, छेदीलाल साथी आयोग बनाया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसने कहा था भी जो पिछड़े वर्ग आयोग है उसको जैसे आरक्षण की बात की गई थी भी उसको 29.5% आरक्षण दिया जाना चाहिए, इनको 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया जाना चाहिए। तो इसी को इसकी जो सिफारिश थी उसको भी क्या कर दिया गया था, इन्होंने एक प्रकार से विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा था भी जो विधानमंडल है या जो मंत्रिमंडल है या लोकसभा है उसके अंतर्गत भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो जातियां हैं उनकी क्या है वो जो प्रतिनिधित्व वह भी क्या नगण्य है या बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत है। तो हमें जो ये जो जातियां हैं जो कि कहीं के जो लघु जातियां हैं या जो कुटीर उद्योग से प्रति जातियां हैं इनके भी हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है और इन्हें भी हमें एक प्रकार से राजनीतिक आरक्षण देने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है। ठीक है। तो मशीनीकरण के साथ साथ जिनको इस प्रकार का जो नुकसान हुआ है उन पे भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो राहणी आयोग है उसकी भी बात की गई है। ठीक है। राहणी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उस पर भी कहीं न कहीं हमें विचार करने की क्या है आवश्यकता है। ठीक। तो ये सारी की सारी बातें ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं था ये आर्टिकल, पर यह ऐसा था भी कहीं कहीं कुछ ये एक लाइन इंपॉर्टेंट थी भी जो मशीनीकरण के कारण जो कुटीर उद्योग है जिनका जो व्यापार है वो केवल और केवल इन चीज़ों पर हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों पर उपलब्धित है तो उनका कहीं कहीं रोजगार छिन सकता है। तो हमें क्योंकि अभी वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह इसी प्रकार की कहीं कहीं बात कर रही है, तो हमें ये देखना होगा कि जो ये वाली है वो किस प्रकार के हमें रोजगार छीन सकती है। ठीक। तो वैसा एक राजनीतिक प्रकार का ये आर्टिकल था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में, ये अगला आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्री के एग्जामिनेशन से भी। ठीक है। हमारा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके अंदर इस प्रकार के जो फैक्ट है वो बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या है अभी आर्टिकल कहता है अभी हस्तशिल्पकारों पर जलवायु परिवर्तन की मार। ठीक है। तो ये है क्या, कहता है अभी हाल ही में क्या हुआ था, अभी एक चौंकाने वाली खबर आई थी भी केरल के अंदर जो सदियों से प्रचलित एक यानी एक जो कला है जिसका नाम क्या है आरनमुला कला। कौन सी जो ये आरनमुला जो कला है। ठीक है। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है प्री के अंदर भी हाल ही में समाचारों में रहा या सीधा पूछा जा सकता है भी आरनमुला किस संदर्भ से या किससे संबंधित है या किस राज्य की एक कला है। तो ये हमारी जो केरल के जो राज्य है उसकी एक दर्पण बनाने की कला है। ठीक है। तो हो क्या रहा है भी जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है भी इस कला के अंदर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। जो अरनमुला धातु में क्या करती है भी इस धातु में क्या करती है फ्रेम बनाकर वहां पर जो क्या करती है उस दर्पण यानी जो मिरर होता है उसका क्या करती है निर्माण करती है। और वर्ष 2005 के अंदर इसको जो जीआई टैग भी इसको दिया गया था। तो हम देख सकते हैं भी ये जो कला है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। मगर जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है भी इस जो कला का है वो विलुप्त होती जा रही है, लुप्त होते जा रही है। इसके अलावा हम देखते हैं भी जो अन्य भी प्रकार की जो कई कलाएँ हैं कलाएँ हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तो उन्हें हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। कहता भी भारत के जो अनेक शिल्पकार अपने रूप दर्शन और अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं क्या होते हैं प्रकृति पर ही जो है निर्भर होते हैं। और कई प्रकार के जो हस्तशिल्प या हस्तशिल्प समुदाय ऐसे होते हैं जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होते हैं। अगर प्रकृति के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं ये जो कलाएं हैं उसके साथ साथ जो इस प्रकार के जो लोग हैं जो इन कलाओं पर निर्भर करते हैं वो भी क्या होंगे बेरोजगार हो जाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। और भारतीय समाज में प्रचलित जैसे मूर्ति कला है, कास्ट की कला की है, ठीक है, सशक्त कुटीर उद्योग के तौर पर कार्य करते हैं तो उनको पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे इस आज वर्तमान के आधुनिक अंदर है जो प्लास्टिक के जो बढ़ते इस्तेमाल से आयातित सामानों की बहुलता के कारण और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के कारण भी ये क्या हो रही है विलुप्त होती जा रही है। जो केरल की जो आरनतुला कला है,
कौन सी जो इसको आरंमूला जो कला है वो दर्पण का क्या करती है, एक दर्पण बनाती है और उसके लिए एक खास प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो जलवायु परिवर्तन या फिर साथ ही साथ जो बाढ़ के कारण या भूस्खलन के कारण ये जो मिट्टी है वो क्या हो रही है, नष्ट होती जा रही है। और साथ ही साथ जो ये जो कला के जो कलाकार होते हैं वो उस मिट्टी को खोजने के लिए भी उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ जो इस ये मिट्टी है इसके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आता जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो मिट्टी होती है वो अभी इस कला के अंदर उपयोग करने के लिए काफ़ी कहीं चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जो कहीं ना कहीं जो ये जो कला है इसको क्या कर सकती है, बहुत ही नकारात्मक इस पर प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए भी, इस प्रकार के जो हमारे जो अगर हम इस पर संरक्षण नहीं देते हैं तो क्या होगा भी, ये अपना अस्तित्व खो देगी। तो हमें जल्दी से जल्दी इस पर क्या है भी, हमें संरक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्रों के अंदर जो ये मिट्टी पाई जाती है तो उन क्षेत्रों के प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वृक्ष लगा सकते हैं, घास के पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें बाढ़ निर्मित है या इस प्रकार की जो मिट्टी है उनको कहीं ना स्टोर भी किया जा सकता है, या फिर उनको हम जो सैटेलाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ इससे प्रोटेक्ट करना केवल और केवल हमारे जो प्रकृति को ही नहीं, हमारे जो हस्तशिल्प हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे अगला जो हमारा है तो आर्टिकल अभी स्कूली शिक्षा का हिस्सा बन सकती है हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो किसका, जो स्कूली शिक्षा है उसके तहत। तो जैसा कि हम देख सकते हैं भी, जो भारत के अंदर जिस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूलों की जो व्यवस्था है, स्कूलों की गुणवत्ता की जो व्यवस्था है, टीचरों के हमारे अंदर अब यानी जो हम कह सकते हैं प्रशिक्षित जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो टीचर हैं उनका हमारे अंदर अभाव है। तो उन सभी का कहन कहती है एक प्रकार से सोल्यूशन के रूप में हमारे यहाँ सामने आ सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो सारा का सारा यही कहता है भी, जिस प्रकार से कहता है भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो क्या करती है भी, जो जैसे ब्रिटेन देश है, अमेरिका के देश है, फ्रांस है, इटली है, इजराइल है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये कहते हैं भी आने वाले समय में या क्या करेगी जो यानी जो सरकार है वो सोचती है या कि चिंता इनको ये क्या जो रोजगार वगैरह है वह ये छीन लेगी। मगर भारत के अंदर क्या करते हैं भी, भारत इसको कहीं ना कहीं एक अभिशाप की बजाय एक वरदान के रूप में देखता है। ठीक है, इसके लिए वह कहते हैं भी कहीं ना कहीं इन्होंने एक प्रकार की जो एडवाइजरी जो कह सकते हो एक एआई एडवाइजरी का भी गठन किया है, जो अलग अलग संस्थाएं बनाई है, कमेटियां वगैरह का निर्माण किया है, ताकि जो एआई को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए या किस प्रकार से उसको मानव हितैषी बनाया जाए। ठीक है, मगर भारत इसी तकनीकी की बदौलत अपने जो हम कह सकते हैं भी जो टैक्स सिस्टम को यानी जो टेक्नोलॉजी से हमारे जो सिस्टम है उसको अधिक सुदृढ़ बना सकता है या उसको अधिक उपयोगी बना सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो डिजिटलीकरण है उसको हम और ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं, डिजिटलीकरण में हम और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। एक इसके अंदर अभी जो एआई का जो नया स्वरूप है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक एआई बनकर तेजी से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जेनेटिक जो ईएमआई है सॉरी एआई है, ये एक प्रकार की जो सामग्रियाँ होती है, ठीक है, जो कोई भी हमारा जो कंटेंट होता है उसको ये बोल करके बताती है। ठीक है, डाटा को डिज़ाइन करने के अंतर्गत काम आती है। ठीक है, तो ये उसी के तहत पर कहीं ना कहीं एक डिजिटल क्रांति के रूप में उभर कर ये सामने आ सकती है। और जो एआई टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए केवल और केवल शिक्षा के लिए नहीं, हम चिकित्सा वगैरह के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सॉरी सॉरी तो कहता है भी जो विकसित जो विकसित देश हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो एआई टेक्नोलॉजी है या फिर जो जनरेटिव जो एआई तकनीक है उसको एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, जबकि जो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं संभावना के तौर पर दरवाजे को खोल सकती है। यानी हमारे यहाँ पर क्या है भी प्रशिक्षित जो डॉक्टर्स हैं या शिक्षक हैं उनकी कमी है, तो एआई क्या कर सकती है भी इन जो कमियाँ हैं उनको ये दूर कर सकती है। ठीक है, आगे कहता है भारत वर्ष 2020 से ही जो एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना के देश जो 15 देश थे उसके अंतर्गत ये शामिल है। कौन सा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, अभी उभरती हुई तकनीक है उसको जो उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग किया जा सके। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इसका जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कहीं ना कहीं उत्तरदायी जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग हो सके। ठीक है, तो साथ ही साथ हमें इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है भी जो हमारी जो नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जो नौकरियां हैं
या जो छंटनियाँ होगी या जिस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसको हमें किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है। और नई पीढ़ी साथ ही साथ जो हम जो स्कूल के अंदर जो एआई का उपयोग कर रहे हैं और नई पीढ़ी के अंदर जो शिक्षक हैं या नई पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं उन पर हम इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो केंद्र और राज्य सरकारों समेत जो विज्ञान व तकनीकी के रूप में भी जो लोगों के बीच में भी किस प्रकार का तालमेल हम बिठा सकते हैं। ठीक है। और इसमें कहा भी क्या इसके लिए हम आवश्यक नेटवर्क, स्वदेशी सर्वर, ब्राउज़र, क्लाउडिंग या क्वांटम कंप्यूटर के समाधान के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए इस प्रकार की जो तकनीक है उनको भी इसके साथ जोड़ें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकें, यानी हैकिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमें इसके अंदर देखने को मिले। ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमें और ज़्यादा परेशानियाँ और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो कृषिगत क्षेत्र रहती है, ठीक है, इनके अंतर्गत भी हम इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं और कहीं न कहीं इसकी जो उपयोगिता कई स्तरों पर इसके जो फ़ायदा हमें पहुंचा सकती है। ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी है जिसको जनरेटिव एआई जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इसके अंदर एक प्रकार से जो लैंग्वेजिंग मॉडल का के रूप में समझा जा रहा है। इसकी मदद से लोगों को आए दिन कहीं न कहीं जो बोलचाल के से लेकर संबंधित जो मैसेज होते हैं वो उनके तहत पहुंचाए जाते हैं। ठीक है। साथ साथ तो कहते हैं भी जो इसके पास भी जो एआई टेक्नोलॉजी है उसके साथ जो भाषाई समस्या का समाधान भी है। जिस प्रकार से कंप्यूटर जब भारत के अंदर आया था तो कहीं कहीं भाषा का एक मुख्य यानी मैं एक समझे मुख्य कारण था, और एआई के तरफ में तो हमारे ये भाषा का जो कारण है वो भी नहीं होगा क्योंकि ये सभी प्रकार की जो भाषाएं होती है उसको समझ सकती है, उसको ये कहीं न कहीं डिफाइन कर सकती है। ठीक है। तो हमें क्या और कहीं न कहीं जो आज जो हम जिस प्रकार के जो यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो भी क्या करते हैं, हमें इसको और समझने में क्या करते हैं, सहायता कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए कहीं न कहीं जो एआई है वो एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है, मगर केवल और केवल कुछ समाधान और कुछ सुरक्षा के साथ हमें एआई को हमें अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।